2047 तक आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर वो अनसंग हीरो है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। और वित्त मंत्री ने अभी प्रीवियस बजट में भी वित्त मंत्री जी ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। देखिए, बहुत बुनियादी चीज़ें हो रही हैं। पहले टैक्स है क्या, मतलब अगर हम बात करें तो हम अंग्रेजी में अक्सर बोलते हैं दैट देयर 3 थिंग्स इन लाइफ यू कैन नॉट एस्केप: इन्फ्लेशन, डेथ एंड टैक्सेस। तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, और जहाँ तक उम्र की बात है वो तो सबको पता है कि एक दिन हम सबको ऊपर जाना है। तो टैक्स को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर कई बुनियादी चेंजेस हो रहे हैं, और जो बुनियादी चेंजेस हैं इनका मकसद है कि सरकार टैक्स सिस्टम के अंदर सरलता ला रही है। न्यू टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से अब आप टैक्स जो भरते हैं उसके अंदर किस प्रकार से आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है। हम देख रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो हिंदुस्तान का बढ़ रहा है। मगर टैक्स को लेकर के पूजा हमेशा एक, जैसा आपने सही वर्ड बोला कि टैक्स को देकर के लोग अक्सर भागते हैं। जो टैक्स पे करना चाहते हैं उसको सरदर्दी समझते हैं, और टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको सब बचाना चाहते हैं। तो टैक्स बचाने के भी कई तरीके होते हैं। टैक्स को समझना चाहिए कि इनकम टैक्स किस कैटेगरी में कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है। मगर जो बुनियादी चेंज हिंदुस्तान में हो रहा है दैट हिंदुस्तान इज नाउ बिकमिंग अ वेरी टैक्स हेवी नेशन। नोबडी इज नाउ रियली, एक पुराना ज़माना होता था कि एक पैरेलल इकॉनमी होती थी, अनपैरेलल इकॉनमी होती थी, कैश इकॉनमी होती है, वो सबका सब जो चक्र है वो पूरा घूम रहा है। तो अगले 3 घंटे में हम क्या बात करेंगे, हिंदुस्तान के टैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए। और अक्सर लोग मार्च के अंदर प्लानिंग करते हैं, मगर मार्च चालू नहीं हुआ है, तो हम फरवरी में लोगों को बताएंगे कि इस मार्च की नहीं, अगले कितने मार्चों की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि जब टैक्स डिडक्ट होता है मार्च में हम जल्दी जल्दी टैक्स प्लानिंग करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर टैक्स प्लानिंग, फिरोज जी आपसे भी समझना चाहूँगी, मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे शुरुआती कदम है वो टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टैक्स प्लानिंग इन प्लेस है ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपने आप हो ही जाती है। यस पूजा जी, मैं डेफिनेटली आपकी बात से सहमत हूँ, बट आई थिंक एक टैक्स पेयर को, एक कोई भी निवेशक को या एक सिटीजन को टैक्स के बारे में थोड़ी समझ पहले लेनी चाहिए। आज मैं मिलता हूँ किसी से मिला, उनके 35 करोड़ है। मैंने पूछा सर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं? बोलते करते हैं। तो मैंने कहा 5 हेड इनकम टैक्स के बताइए। लोगों को रेस्टोरेंट के मेनू याद रह जाते हैं, बट 5 इनकम टैक्स के हेड याद नहीं रहते। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि 298 सेक्शंस हैं अंदाजन इनकम टैक्स में, हैं आपके लिए 5-7 सेक्शन, उसको रटने के लिए सीए करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट मेरी ये हमेशा इल्तिजा है लोगों से कि थोड़ी सी टैक्स समझ ले, इतनी नहीं समझनी आपको। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप ये भी देखें कि देश में आज पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की करीबन 2 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 15 लाख कमाने वाले को भी 10 से 12% की टैक्स देनी, मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा, 15 लाख रुपए करीबन, उसमें आप 10-12% की टैक्स से छूट सकते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि भाई इस बजट में मुझे कुछ मिल जाएगा। सो ऑलरेडी टैक्स इज रीजनेबल, दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स के नजरिए से नहीं करना चाहिए, उसके मेरिट, फिनेंस के मेरिट के आधार पे करना चाहिए, और टैक्स एक कोलैटरल बेनिफिट जरूर होना चाहिए। जैसे निकुंज भाई ने कहा कि मार्च आ रहा है, तो 1 साल की प्लानिंग ना करें, अगले 10 साल की एक बार में हो जाए, तो एक ही चीज बार बार 10 बार क्यों करो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट निकुंज भाई। आई थिंक एक बार में अगले 20 साल की प्लानिंग अगर हो जाए, सो आई थिंक दैट्स। फिरोज भाई, अगर हम देखें सरकार क्या ट्राई कर रही है, सरकार एक नए टैक्स रिजीम से आई है, जो नए टैक्स रिजीम के अंदर आपके एग्जेम्पशंस कम हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि टैक्स को लेकर के जो भी हम एग्जेम्पशंस लेते थे, यहाँ पर सेव कर लीजिए, इंश्योरेंस खरीद लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, वो एफडी खोल लीजिए, वह पीपीएफ में डाल दीजिए, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड जिससे हम कहते थे तो जाल था, वो एक सिंप्लीफाई हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही है। इंडिया में पहले इन्वेस्टमेंट होती थी, टैक्स के चक्कर में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते थे। आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन पे पहले 10 साल फोकस हुआ। 2013 से सेबी ने कहा कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन बजट निकाला जाए, उसका कुल मिला के 8-9 हजार करोड़ खर्च हुआ है। तो अब लोग स्मॉल कैप फंड में 3,000 करोड़ की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो लोगों को पहले एजुकेट किया कि भाई तुम्हें टैक्स की इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एजुकेट कर लिया, फिर इंसेंटिव निकाल के सिंप्लीफाइड टैक्सेशन दी। सो आई थिंक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जा रहा है, एजुकेट किया, फिर विवाद सॉल्व किए, फिर सिंप्लिसिटी लाई। आई थिंक दैट्स द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। The world is getting more and more complex.
बट आई थिंक इंडिया एक जगह है जहाँ पे द टैक्स सिस्टम इज गेटिंग मोर एंड मोर सिंप्लीफाइड। अब देखिए दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हम एआई की बात कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर यूक्रेन में कुछ होता है तो चावल के दाम यहाँ बढ़ जाते हैं। अगर अमेरिका में कुछ हो जाता है तो सीधा प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ता है। द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कनेक्टेड एंड वेरी वेरी हार्ड टू कॉल। मगर टेक्नोलॉजी, इंटेंशन, रूल्स, एजुकेशन, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान का जो टैक्स रिजीम है, मैंने पहली बार इतना सिंपल टैक्स रिजीम देखा है। और शायद हिंदुस्तान में इतना सिंपल टैक्स रिजीम है, मैं दूसरी कंट्रीज़ के टैक्स रिजीम देखता हूँ, इतने सेक्शन हैं, इतनी धाराएं हैं, तो वहाँ का जो टैक्स रिजीम है आई थिंक इट इज़ फेवर ऑफ लॉयर्स एंड सीएज मोर। आम आदमी के लिए है ही नहीं वहाँ पे कुछ। बिल्कुल, और सरकार कोशिश भी कर रही है। देखिए न्यू टैक्स रिजीम लाने की बात इसलिए की जा रही है, उसको और अट्रैक्टिव बनाने की बात की जा रही है क्योंकि सरकार का मकसद ये है कि उसको सिंप्लीफिकेशन करना। हमारे साथ गौरी चड्ढा भी मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। गौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम पर आपसे राय लेना चाहेंगे। इसको लेकर भी काफ़ी सारी कंफ्यूजन है टैक्स पेयर के दिमाग में। हालांकि कोशिश तो की जा रही है सरकार की तरफ से कि इसको अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन वही दूसरी तरफ डिडक्शन नहीं मिल रहा है, एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है न्यू टैक्स रेजीम को? क्या कुछ सरकार को और करना चाहिए? और क्या टैक्स पेयर ये जो ओल्ड टैक्स रेजीम से जो लॉयल्टी है वो छोड़ पाएगा? देखिए, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले तो इतने सालों से हम एक रेजीम देख रहे थे जहाँ पे हमारे टैक्स पेयर्स को आदत थी कि हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हैं या हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसमें कुछ छूट मिल रही है। साइकोलॉजिकली हमें लगता था कि ये खर्चा अच्छा है, साथ में हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर पाते थे। अब इन्वेस्टमेंट तो चलिए आपके हाथ में है, आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन ये वाले जो खर्चे हैं, हाउसिंग लोन रीपेमेंट या आपके बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस या बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपकी, या एलआईसी की बात करूं या मेडिकल पॉलिसी की, जो आप देखिए हर इंसान करता है आज की डेट में, लेकिन जब वो करता है अब उसको वो टैक्स की छूट नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टैक्स पेयर्स को वो छूट जाते हुए देख के बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं नई रिजीम की, डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स के रेट्स काफी कम हैं और 15-20 लाख की इनकम वाले को भी बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जैसे अभी फिरोज जी ने भी कहा कि आप अगले 10 साल तक की टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स अपनी देख के चलिए, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे लगता है सरकार की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे तक की प्लानिंग करनी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट अगले 2-3 साल में भी करने की जरूरत है कि नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। इसी के साथ साथ थोड़ी सी अवेयरनेस और कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ओल्ड रिजीम हटने के बाद अब न्यू रिजीम में लोग इन्वेस्टमेंट जो एक फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करते थे वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी अवेयरनेस और लानी चाहिए कि आपको अगर डिडक्शन नहीं भी मिल रही तो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये थोड़ा क्लैरिटी लाने की यहाँ पर ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि वित्त मंत्री का खुद भी यहाँ पर कहना है कि न्यू टैक्स रेजीम के लाने के बाद हम उनकी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है उसमें ना निवेश करके इंसान के पास डिस्पोजेबल इनकम हो, टैक्स पेयर के पास, और वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ले, लेकिन उसकी भी जागरूकता यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से न्यू टैक्स रेजीम में हो सकता है आने वाले समय में हम देखें थोड़ा और यहाँ पर इंसेंटिव्स सरकार लाते हुए दिखाई दे। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। हम हर महीने का खर्चा पहले से प्लान करते हैं, पर हम अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? हम कभी सेविंग्स ऐड करते हैं तो कभी सब्ट्रैक्ट, पर हम मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो आइए करते हैं एक वादा, हर महीने की 5 तारीख को बनाते हैं निवेश डे। फिर देखिए आपके गोल्स हो सकते हैं संभव। सुंदरम म्यूचुअल प्रेजेंट्स वेल्थ क्रिएटर्स SIP एडिशन निवेश डे, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क।
a unique campaign that's changing the way India thinks about money. हर महीने की 5 तारीख है तारीख निवेश की. An investor education initiative by Sundaram Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Truth isn't very complicated. Only agendas make it obfuscated. So avoid the whataboutery. Stay away from the lazy analysis. Because you get the truth when you are upfront. For the intelligent, incisive Indian. India Upfront with me, Padmaja Joshi, weeknights 8 p.m. only on Times Now. पूजा, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जीबीएस फोरम पे आए थे तो उन्होंने एक बोला कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड. ठीक है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड. तो टैक्स कोई भी ज़्यादा देना नहीं चाहता. आप ज़्यादा देना चाहते हो? कभी फिरोज भाई? सर, कोई टैक्स ज़्यादा देना नहीं चाहता. हमारे व्यूअर्स भी ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं. तो आज हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया टैक्स बचा सकते हैं. आप हमारे साथ सैटरडे को जुड़े हुए हैं तो हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं जो शायद मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा. पूजा, हम दोनों भी ट्राई करेंगे. मगर क्या कर सकते हैं कि हम 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स, 8 से 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स बचा सकते हैं? और ये सवाल जानने के लिए मुझे थोड़ा फिरोज भाई की तरफ मुड़ना पड़ेगा. सुपर निकुंज भाई, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो आपको टैक्स बचत में काम आ सकते हैं, राइट. बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऑप्टिमल टैक्स देना है, ना ज़्यादा ना कम, राइट. 50% लोग कम देना चाहते हैं बट वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं, कुछ कैश ले लें उस आधार पे. नियत खराब, राइट. यू हैव टू, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप ऐसे तो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते कि भाई टैक्स की बचत भी कर रहा हूं मैं. मतलब ऑप्टिमल टैक्स पे करना, ना ज्यादा ना कम. तो लेट्स लुक एट 2 सेक्शन बताता हूं. आपकी पहली, आपको क्या मिलता है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है पर फाइनेंशियल ईयर. परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है. तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने के 1 लाख की प्रॉफिट बुक करें हर साल, क्योंकि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें. समझो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 स्कीमों में लाख रुपए के. अब ये पूरी स्कीमें जो है 10 लाख रुपए की 20 लाख हो चुकी है. तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है, मैंने बेची नहीं है. तो आप एक को बेचे और वापस खरीद लें भले ही, या दूसरी स्कीम में जो बदलाव करना है वो एक हर फाइनेंशियल ईयर में एक करेंगे. तो आपके 10 लाख रुपए जो गेन बनाई है आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है. तो काफी सारे लोग एक ही साल में 3 लाख बुक करते हैं. तो मैंने कहा भाई अब 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी, बाकी 2 तो वेस्ट हो गए. मार्च में वो कर लेते 25 तारीख को, ये 5 अप्रैल को कर लेते तो आपके उसके भी 10,000 बच जाते. दैट्स पॉइंट 1. इसमें प्लानिंग निटी-ग्रिटी में लगती है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं है. पॉइंट 1. दूसरा एक सेक्शन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहां क्लबिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, जो सेक्शन 64 है. उसमें अगर मेरे पास एक मेजर चाइल्ड हो, समझो कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बेच सकते हैं, या अगर आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास मेजर चाइल्ड हो 18 साल की उम्र के ज्यादा, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. तो वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने से पहले आप अपने कॉलेज गोइंग किड को दे सकते हैं. उनमें तो कमाई है नहीं. जी. और बेच के गिफ्ट देने के बाद अगर वो बेचेंगे तो 0 टैक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 7 लाख तक ऑलमोस्ट टैक्स नहीं है. तो क्लबिंग प्रोविजन आपके परिवार में कहां एप्लीकेबल नहीं है, उसको गिफ्ट देके वो नई वाली फाइल से अगर वो बेचेंगे तो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट उनकी अगर 0 है, तो आप अगर समझो 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी, इतने बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की प्रॉफिट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये 50 लाख के 57 लाख जो हो चुके हैं गिफ्ट कर दूं, और 2 बच्चे हुए तो 14 लाख बच गया. हाँ, आपके 14 लाख बच गए. लोग अपनी फाइल में बेच के फिर उनको गिफ्ट देते हैं कैश में, तो फिर टैक्स आप यहाँ भरना ही पड़ेगा, आपकी फाइल है.
तो यू विल हैव टू लर्न। एंड आई पर्सनली थिंक अगर हम शुरुआत इससे करेंगे ये कॉम्प्लेक्स है तो सामने वाला पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल है, सिंपल करने की जरूरत है। और सिंपल करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस छोटा करना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुकें डरा देती हैं। सिलेबस को छोटा कर लें, 5 सेक्शन 1 साल में पढ़ लें। मेरे हिसाब से 2 साल में 5-5 सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा काम हो गया। एंड आई हाईलाइटेड सेक्शन 44 हाईलाइट किया था मैंने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में। क्लबिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 112 है शायद मेरे हिसाब से, जो 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी। ये 3 प्रोविजन को आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि सैलरी पे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरी हेड जो कैपिटल गेन हेड है वहाँ काफी सारे प्रावधान हैं जो आपके काम आते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं पूजा, ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी टैक्स को बचा सकती हैं। हम हिंदुस्तान में एक वर्ड बोलते हैं ना, जुगाड़। तो टैक्स के अंदर भी समझदारी का वर्ड होना चाहिए कि भाई ये आपको अवेलेबल है। ये फ्रेमवर्क में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें। हम ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कोई भी ज़्यादा टैक्स देना नहीं चाहता है, मगर क्या हम समझदारी से, जैसे फिरोज़ भाई ने बताया, क्या हम जो प्रोविजंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं तो आपके पास गाड़ी है, अगर आप गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आप सर्विसिंग के पैसे बचा रहे हैं, मगर गाड़ी का आपका एवरेज खराब हो गया तो आप क्या कर रहे हैं? पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात हो गई ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर। बिल्कुल। तो टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से करना ये काफ़ी ज़रूरी है और उसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। गौरी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो कि अभी फिरोजी से सवाल पूछा कि जो हमारा दर्शक है वो तो एंड ऑफ द डे यही जानना चाह रहा है कि ये जो टैक्स कट रहा है वो बचाए कैसे। तो आप क्या सलाह देंगी, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, स्पेशली जो हमें कुछ फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स भी ये शो हमें आज देख रहे होंगे, उनके लिए भी सलाह दीजिए, वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो कैपिटल गेन 1 लाख का आता है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हर साल हमें ये 1 लाख का कैपिटल गेन, और अगर हम घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर किसी के डीमैट अकाउंट से या म्यूचुअल फंड अकाउंट से हमें 1 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है 7 लाख की, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि अगर हम 7 लाख तक का करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 18-20 साल का हमारा घर में कोई बच्चा है जो कॉलेज जाता है, तो उस केस में अगर वो 7 लाख का कैपिटल गेन अर्न करेगा तो उसको 7 लाख की इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो अलग है। वो अलग सेक्शन में फ्लैट रेट 10% पे जाएगा। हाँ, उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की जो बेनिफिट है वो मिलेगा, वो न्यू रिजीम में 3 लाख और ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है, लेकिन 7 लाख की रिबेट उसको शायद नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उसका जो टैक्स सेविंग है वो कम हो जाएगी। बट हाँ, 1 लाख और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो हम सब अवेल कर सकते हैं। अगर हमारी कोई और इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अदरवाइज 1 लाख। अब बात करते हैं कि बाकी टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सैलरीड की भी बात कर रहे हैं और हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार मैं लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने अकाउंट्स टीम के साथ या एचआर टीम के साथ बैठ के आप एक बार देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप सैलरी में जाना चाहते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं, या ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट काम करना चाहते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अलग अपने कॉन्स हैं और ऑफ कोर्स प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो मैं दोनों ही बता देती हूँ फटाफट से कि अगर आप सैलरीड हैं तो देखिए आपको कोई खर्चा तो अलाउड है नहीं। आप जो डिडक्शंस ले सकते हैं आप वो ही ले पाएंगे, वो भी ज्यादातर ओल्ड रिजीम में है, न्यू में नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं तो उस केस में आप सारे खर्चे अपने बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी ने आपको 12 लाख का अमाउंट साल में दिया है, तो उस 12 लाख को कमाने के लिए आपने अपना जो गाड़ी का कन्वेंस, आपने जो गाड़ी पे पेट्रोल लगाया है, या आपने कोई ड्राइवर रखा है, या आपने कोई अपने लिए हेल्प रखी है, या आपने अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कोई कोर्स किया है, या ऐसा कोई भी आपका फोन का बिल है, या कोई भी ऐसा खर्चा है, आप इसमें क्लेम कर सकते हैं जो आप सैलरी में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको देखना है कि आपका एम्प्लॉयर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको निकाल दे। आपको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कंपलसरी आपका पीएफ और ईएसआईसी, वो नहीं मिलेगा। तो एक आपको अपना देखना है कि आपको क्या बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अगर आपको सैलरी लेने में ज्यादा बेनिफिट है तो आप सैलरी में जाइए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहने में ज्यादा बेनिफिट लग रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सैलरी में बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और काफी हद तक वो टैक्स बचा लेते हैं, टैक्स प्लानिंग करके, टैक्स इवेजन करके नहीं। क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं और अपने खर्चे
बुक करके आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल लीगल है, आज पर लॉ है, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको पहले स्टडी करने हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। और हाँ, आपका एम्प्लॉयर भी आपको ये बेनिफिट देना चाहे, वो अग्री करे कि आप फ्रॉम एम्प्लॉयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल आप शिफ्ट हो जाए या वाइस वर्सा, व्हाटएवर जो आपको ज्यादा सूट करता है, तो ये डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात करनी होगी। तो ये बहुत कुछ बेहतरीन सलाह गौरी जी की तरफ से आई है। लेकिन अभी सर, हम क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, हम आगे उनको और भी शामिल करेंगे। कुछ नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन न्यू टैक्स रेजीम को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेद जैन भी मौजूद है। वेद जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो न्यू टैक्स रेजीम आई है, अगर ओल्ड टैक्स की बनस्पत देखें तो आपका क्या कहना है, किस तरीके से इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ये कहना है कि साहब हम कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको, और आपका हमने टैक्स रेट कम कर दिया है, और इसको एनकरेज करने की कोशिश है। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के एंगल से देखूं और परचेजिंग पावर हाथ में टैक्स पेयर के बढ़ाने के एंगल से देखूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मेरी इनकम जैसे सरकार का कहना है 7 लाख है, और उसको मैं टैक्स बचाने के लिए 3 लाख रुपए अगर पीपीएफ में जमा करा दूं, एनएससी ले लूं, या मैं फिर मेडिक्लेम के लिए पॉलिसी ले लेता हूं, या किसी हाउसिंग लोन का ले लेता हूं, तो मेरा टैक्स नहीं बनता, तो वो परचेजिंग पावर उसके हाथ में कम होती है। तो सरकार ने कहा 7 लाख रुपए तक की आप इनकम रही है, कोई एग्जम्पशन की जरूरत नहीं, आपको टैक्स भी उतना ही लगेगा। एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, टैक्स पेयर का टैक्स भी कम लगता है, ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन इसमें 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि जो टैक्स पेयर को सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना है अपने आप के लिए, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। जो ये छूट दी जाती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए, या पीपीएफ ले लीजिए, या फिर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट दी जाती है, इसके पीछे एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने का प्रोग्राम। जो टैक्स पेयर टैक्स देता है वो ये उम्मीद करता है कि जब मैं सरकार को अगर टैक्स दे रहा हूँ तो कल को मेरी जरूरत पड़ी तो सरकार मेरी मदद करेगी और सरकार मुझे कुछ देगी। इतने बड़े देश में 140 करोड़ देश की जनता में सरकार के लिए मुश्किल है ये कहना कि कल को जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कुछ पेंशन या कुछ दे सकेंगे। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1961 से आज तक जो कानून बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी खुद क्रिएट कर लीजिए ईयर टू ईयर, और हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो इसीलिए जब आप कहते हैं एक ब्रेड अर्नर है, लोन ब्रेड अर्नर है, उसको लगता है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार में क्या होगा, तो वो इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, और सरकार उसको एनकरेज करती है कि भाई ये सोशल सिक्योरिटी इसको क्रिएट करनी जरूरी है, और इसलिए अगर ये 5,000 या 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो हम टैक्स नहीं लेंगे, हम इसको एनकरेज करते हैं। इसी तरह से जिसके पास आज की डेट में कोई भविष्य में कोई स्कीम बनानी है, रिटायरमेंट के लिए बनानी है प्लान, तो सरकार तो कोई आज की डेट में पेंशन नहीं देगी, तो उसको एनकरेज करते हैं कि भाई आप आज की डेट में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर दीजिए सालाना कुछ, तो आपको जब 50 से 60 साल के हो जाएंगे तो आपको कुछ पेंशन मिलेगी। इसी तरह से आप सोचते हैं कि आप यंग हैं आज की डेट में और आपको सेविंग करनी है और बाद में कोई मकान चाहिएगा, क्योंकि मकान नहीं है, तो सरकार एनकरेज करती है हाउसिंग प्रमोट करने के लिए, सबका घर हो, कि आप घर ले लीजिए, लोन की रिपेमेंट करेंगे तो हम इंटरेस्ट की आपको छूट देंगे। इसीलिए सरकार की बीमारी के बारे में होता है कि भाई बड़ी बीमारी हो गई तो उसके खर्चे कहाँ से चलेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे, तो सरकार कहती है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसकी आपको छूट मिलेगी। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। मल्टीपल स्क्रीन्स? ना, वन क्लिक। यस। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये चल रहा है टैक्स महाकुंभ। यहाँ पे हम टैक्स के हर एंगल से 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं और इस सेगमेंट में हम फोकस करने वाले हैं शेयर मार्केट से जुड़े टैक्स एंगल्स, चाहे वो ट्रेडिंग पे टैक्स एंगल्स हो, टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमेंट्स हो। और हमारे साथ ढेर सारे पैनलिस्ट जुड़ भी रहे हैं। अभी इस समय ऑफकोर्स फिरोज़ अजीज़ आनंद राठी से हमारे साथ हैं और हमारे साथ सुनील गर्ग भी जुड़ रहे हैं जूम पे। चलिए बातचीत को आगे लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज़, ये देखिए ट्रेडिंग का माहौल है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी हो रही है। कई बार लोग, मैं ट्रेडर के एंगल से बात करता हूँ और उसमें हम पहले एफएनओ के साइड पे बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड जो करते हैं लोग बहुत अग्रेसिवली, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टैक्स एंगल कितना है, कितना टैक्स लगता है, और वो जो इनकम हमारी एफएनओ और ट्रेडिंग से आती है उसका टैक्स में, हमारी पूरे साल की इनकम में उसका क्या एडजस्टमेंट होता है टैक्स पे? देखिए, बिजनेस इनकम मार्जिनल टैक्स रेट पे होती है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है सेक्शन 44 AD भी नहीं चलता उसमें, क्योंकि वॉल्यूम्स की वजह से आपकी वो 3 करोड़ की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है जो सेक्शन 44 AD है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस इनकम जो भी है आपके, वो मार्जिनल टैक्स रेट पे है आपके। बट एक चीज़ ज़रूर है कि उस बिजनेस के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया वो डिडक्टेबल ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी आपने किसी दोस्त से एडवाइजरी ली उस बिजनेस करने के लिए, कुछ आपने उसके लिए कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, तो वो एक्सपेंस अगर डायरेक्टली उस बिजनेस के माध्यम के लिए यूज हो रहा हो तो उसमें वो डिडक्टेबल जरूर है, बट मार्जिनल टैक्स रेट लगती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं वो एक लूप होल यूज कर लेते हैं। दुबई और इंडिया के बीच में एक डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है जो कहती है कि अगर आप दुबई में बैठ के बिजनेस इनकम यहाँ जनरेट करते हैं और अगर आपके पास यहाँ ऑफिस ना हो तो आपकी ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस ट्रेडिंग जो आती है बिजनेस इनकम कहलाई जाती है, वो दुबई में टैक्स होगी और दुबई में जीरो टैक्स ही नहीं है। तो ये जो डुअल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से जो टॉप 1000 ट्रेडर्स होंगे, 10,000 ट्रेडर्स होंगे इंडिया के, वो कहते हैं दुबई में रह जाता हूँ, दुबई में भी इतने इंडियन है, देश जैसा ही लगता है, थोड़ा क्लीनर इंडियन सिटी लगता है। मैं भी हाल ही में दुबई में था, मुझे कोई बता रहा था फिरोज अजीज आके गए, कुछ लोगों से मिले तो मुझे बताया उन लोगों ने कि अभी 2 दिन पहले फिरोज अजीज आए थे, कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देखे गए। एनीवेज, बट मजाक आजकल वहाँ ये चल रहा है कि दुबई जो है वो मुंबई का सबब बन गया है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग हुई। ये पॉइंट जो आपने बोला, ये कब हुआ और क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी यूज़ होना शुरू हुआ या अभी अर्ली डेज हैं इस पॉइंट के जो आपने बताया? अर्ली डेज नहीं है, बट ये यूज होना और बढ़ गया जब बड़े लोगों पे सरचार्ज बहुत बढ़ा दी गई। देखिए, आप अगर इनकम टैक्स की स्लैब को मॉडिफाई ना करके, चलो 10, 20, 30% की स्लैब है, आपको अगर स्लैब बढ़ानी थी तो 40 की स्लैब बना देते। अगर आप सरचार्ज को 39% पे लेके गए, ऑफ कोर्स इस बजट में कम कर दिया गया लास्ट बजट में, बट आज भी 39% की टैक्स है। अगर हम 39 एज अ गवर्नमेंट 39% की टैक्स लेना चाहते हैं, बट अगर उसमें से एक 1/5 लोग चले जाएं तो कहने को 39 ले रहा हूं, बट 39 ले रहा हूं मैं कम लोगों से, क्योंकि फ्लाइट ऑफ HNI, अल्ट्रा HNI काफी बढ़ गया है इंडिया में, स्पेशली सरचार्ज जो इंक्लूड हुआ ना, उसमें एक इंसान को थोड़ा चीटेड फील होता है, क्योंकि आपने स्लैब नहीं बढ़ाई, सरचार्ज 39% कर दिया। और सरचार्ज एज अ नेचर थोड़ा मोमेंटरी होना चाहिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं 75 इयर्स की इंडिपेंडेंस के साल में इसको वापस रिकंसिडर करूंगी, और रिकंसिडर किया गया, बट आई थिंक वो जेनरसली नहीं रोल बैक हुआ। नहीं हो पाया, राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सब बढ़ते जा रही है, सबकी एक्टिविटी लार्ज हो रही है। हमारे साथ मणिकंदन एस अय्यर भी जुड़ रहे हैं, जो मैनेजर हैं क्लियर टैक्स में। मैं आपके पास आता हूं मणिकंदन जी। एक छोटा सा पॉइंट फिरोज, आपने जो बताया, क्या ये एफएनओ ट्रेडिंग पे ही है या ये कैश बेस्ड ट्रेडिंग पे भी ये जो एक अपने एडवांटेज के लिए ट्रेडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दुबई इंडिया का जो आर्बिट्राज बताया आपने? इट डिपेंड्स ऑन फाइल में आपने कैसे, कैश की भी काफी लोग उसको स्टॉक इन ट्रेड यूज करके बिजनेस इनकम गेन करते हैं। फरवरी 2016 में एक सर्कुलर लाए थे CBDT कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए होल्ड किया
और उसके ऊपर होल्ड किया, तो इसको आप अगर बिजनेस करार देना चाहते हैं तो बिजनेस करार दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कैपिटल गेन काउंट करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन काउंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग को भी अपना बिजनेस करार दे चुके हैं तो ये उस पे भी एप्लीकेबल। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैश ट्रेडिंग, कैश करिए, एफएनओ में करिए, डिलीवरी लिए, ट्रेडिंग करिए, बट आपकी बिजनेस इनकम अगर आप दिखा रहे हैं तो आप, और आपका लार्ज लेवल पे काम हो रहा है तो आप। और एक कंडीशन वापस याद करना चाहूंगा, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ना हो नहीं, ठीक है, बहुत शानदार पॉइंट। आज हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान वृद्धि की बातें भी के अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी बता रहे हैं। अभी बांगर साहब बैठे थे आपके पहले, वो भी 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए गए। नए लोग जो जुड़ रहे हैं, जब अपनी नौकरियों स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ सीटीसी नेगोशिएट करके स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने में आप कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो आपके लिए टैक्स बचाएं। आप अपने हमारे शेयर मार्केट वालों के लिए एक बहुत शानदार पॉइंट बता दिया। मणिकंदन जी, ये बताइए कि जो 2 तरह के शेयर मार्केट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कि एक तो हो गई इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ, फिरोज बता रहे थे ये फुल टाइम ट्रेडर्स और वो लोग जो अपनी इनकम को ट्रेडिंग इनकम से दिखा रहे हैं। मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखेंगे जो पार्ट टाइम कुछ और करते हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ये जो इनकम मेरी बन रही है और कुछ में लॉस हो रहे हैं, कुछ में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नेट उसका ट्रीटमेंट मेरी अदर इनकम के साथ कैसे होगा? मैं एक सैलरीड आदमी हूँ या बिजनेसमैन हूँ, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है? सर, अगर आपका एक्टिव ट्रेडिंग एक्टिविटी इक्विटी में है तो वो ज़्यादा सिंपलर है, क्योंकि लाइक सर सेड, यू हैव अ चॉइस टू डिसाइड क्या वो बिजनेस इनकम जैसे रिपोर्ट करना है या कैपिटल गेन्स इनकम। हम रेकमेंड करते हैं आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप 1-2 ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, फिर भी आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म है तो आपका टैक्स 15% का होता है, एंड अगर वो लॉन्ग टर्म है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, देन इट इज़ ओनली 10%, वो भी आफ्टर गिविंग यू बेनिफिट ऑफ 1 लाख ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, साथ साथ उनका इनकम कंप्यूटेशन में कैपिटल गेन्स भी है, तो दिस इज बाय फार द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अगर आप बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर देते हैं, एंड इफ यू हैव टेकन ट्रेड्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वहां पर आपका टर्नओवर भी चेक करना पड़ेगा, सो दैट अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, देन यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ टैक्स ऑडिट। अगर 10 करोड़ से और भी ज़्यादा बन गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, बुक्स, P&L, ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस बहुत महंगा हो जाएगा आपको। ओके, फाइन। सुनील गर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जूम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, ये बताइए कि ये हम इनकम्स की बात कर रहे हैं और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उस इनकम पे मार्केट रिलेटेड। तो हमने ट्रेडिंग की बात की, इन्वेस्टमेंट्स की बात की, पार्ट टाइम ट्रेडर की हमने बात की, फुल टाइम ट्रेडर की बात की, म्यूचुअल फंड्स से जो इनकम हो रही है उसको, मैं कुछ लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करने लगते हैं, ऊपर में बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड, नीचे में खरीद रहे हैं। क्या ये सही बात है? उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर थोड़ा राय दीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में बड़ा यूनिक फीचर है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड है या यूनिट बिजनेस ट्रस्ट वाले म्यूचुअल फंड है तो उनका ट्रीटमेंट दूसरा है, और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड है उनका ट्रीटमेंट दूसरा है। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने एक और बात कही थी कि अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड होगा तो उस पर हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जहां तक सवाल है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो जैसे बताया कि अभी 10% और 15% का रेट है उसमें, कि अगर आप विद इन ईयर उसको बेचते हैं तो 15%, अदरवाइज उसका 10% अगर लिस्टेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो म्यूचुअल फंड की ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। वहां पर आपको अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो ऑफकोर्स आपको डिविडेंड टैक्स देना है। अगर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो आपको उसको टैक्स कैपिटल गेन की तरह देना। बिल्कुल, तो ये है तरीका। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेशित हैं तो उसमें आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो हम मार्केट में, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप एफएनओ में या फिर आप म्यूचुअल फंड में आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप बचा सकते हैं पैसे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पर आपसे,
एफएनओ में जो भी एफएनओ के जरिए जो भी इनकम होती है, क्या वो भी आपके इनकम में ही मानी जाती है, इंडिविजुअल इनकम के उसमें ही इसको शामिल किया जाता है, या फिर वो अदर सोर्सेज में आता है जो भी आपको आमदनी एफएनओ के जरिए हो रही है? देखिए, फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव को लेके स्पेशल प्रोविजन सरकार ने दे रखा है कि वो हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पहली बात तो। अब चूंकि वो बिजनेस इनकम है तो आपको बिजनेस के सारे प्रोविजन उस पर लगते हैं, और आपको अगर लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको कैपिटल गेन से उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है, तो आपको ये यूनिक फीचर ध्यान में रखना है। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिरोज जी ने भी बताया कि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, पर आपको टीटीए को भी ध्यान में रखना है, और अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी बन गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको डीम्ड रेजिडेंसी का जो नया कंसेप्ट मैडम लेके आई है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तलवार की धार पर चलने वाला एक प्रोविजन है, उसको इतनी आसानी से हम सोचें कि आप आर्बिट्राइज कर लेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल सा काम होता है। दूसरी बात, जैसे ही आप बिजनेस इनकम में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है, 10 करोड़ की ज्यादा टर्नओवर है, आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना है। ऑफ कोर्स उसके नियम, आपको लॉस का बेनिफिट मिलता है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल गेन में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ऐसे अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा, उसको नॉर्मल बिजनेस के लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट दूसरी है। और अभी जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बताया है कि कैपिटल गेन को लेके भी, एक्सचेंज की ट्रेडिंग को लेके भी सरकार ने कहा था कि अगर आप 1 साल ज्यादा होल्डिंग रख रहे हैं तो 2016 का जो सर्कुलर है उसमें आप डिसाइड करेगा इन्वेस्टर कि मुझे बिजनेस इनकम में जाना है या कैपिटल गेन में जाना है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि वो कैपिटल गेन में रहे, क्योंकि आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट सरकार ने दे रखा है। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉगिन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। A new design every 4 days to inspire you. Royal Touch. Luxury laminates, plywood, wooden floors. Stay curious. नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टैक्स महाकुंभ में चर्चा जारी है और हम टैक्स को सरल तरीके से समझाकर टैक्स बचाने के सही तरीके आपके सामने रख रहे हैं। और इस सेगमेंट में टैक्स के हर इस पहलू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो आपकी बचत कमाई से जुड़ी है। आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा ITR फॉर्म चुनना है और मार्च से पहले टैक्स की पक्की प्लानिंग भी हम आपको करवाएंगे। हमारे साथ 3 दिग्गज एक्सपर्ट मौजूद हैं इस समय। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मतपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। बैंक बाजार के AR हेमंत और क्रिबैको के फाउंडर और CEO सिद्धार्थ सोगानी भी मौजूद है। और इसके अलावा स्टूडियो में ऑफ कोर्स हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रता भी मौजूद है, सृष्टि शर्मा भी मौजूद हैं। और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, लेट मी टेल यू। और काफ़ी मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली इस शो के जरिए जब चर्चा चल रही थी, और अब आप लोगों का भी ज्ञानवर्धक होगा इसी में। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा? सबसे इंटरेस्टिंग रहा कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, जैसे कि अब न्यू टैक्स रेजिम में पूरी तरीके से सरकार फोकस करेगी, तो उससे जुड़ी प्लानिंग अब आप शुरू कर दीजिए। अब ये नहीं करना है कि टैक्स प्लानिंग करनी है, उसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसके लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अब इंश्योरेंस प्लानिंग भी आपको पूरे डिसिप्लिन से करेगी, लेकिन उसका टैक्स का फायदा आपको आने वाले समय तो में आपके मन में जो प्रश्न थे उसके जवाब मिल गए सारे? बिल्कुल, सब मिल गए हैं। तब हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों के सवाल, दर्शकों के मन में जो सवाल है ना, उसको भी हम
हम कोशिश करेंगे कि वो सामने आए और हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए आपको सारे के सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और पहलू हैं, क्रिप्टो को लेकर टैक्स, स्टॉक्स को लेकर टैक्स, प्रॉपर्टी को लेकर टैक्स कैसे लगता है, क्या कुछ होता है, कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा मोटिव है वो ये है कि सही तरीके से, वाजिब तरीके से आपके टैक्स सेविंग कैसे हो और उसके टूल्स क्या हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 घंटे की चर्चा हम कर चुके हैं, 1 घंटे की चर्चा और बाकी है और अब 3 एक्सपर्ट और बहुत ढेर सारे दर्शक, उनके सवाल हम सामने अब लेकर आएंगे और समझेंगे कि आपके लिए कहां कहां पर टैक्स सेविंग के मौके बन सकते हैं। अभी जो मौजूदा जो ढांचा है हमारे देश में उसके हिसाब से कई सारे दर्शक हैं। ITR डॉक्यूमेंट को लेकर उनके सवाल हैं, इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर सवाल हैं, वो सारे सवाल हम लेकर आएंगे। और आपके अगर सवाल है तो ये QR कोड जो आपकी स्क्रीन पर है, इसको स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप पर अपने सवाल टाइप करके हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसी शो के दौरान आपके सवालों को हम शो में शामिल कर लें। बिल्कुल, चलिए अब पहला सवाल भी हमें आ चुका है इस बीच दर्शक का और व्हाट्सएप पर आया है। संजीव कोचार जी का सवाल है। संजीव जी जानना चाह रहे हैं कि यूलिप प्लान पर टैक्स के क्या प्रावधान है, क्या यूलिप लेने पर टैक्स में छूट मिलती है? ये सवाल उन्होंने हमें पूछा है यूलिप से जुड़ा हुआ। पंकज जी आपसे शुरुआत करेंगे। अब दर्शकों के सवाल आना शुरू हो चुके हैं, जिम्मेदारी और बढ़ गई है और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आप मौजूद हैं हमारे साथ। बताइए इनके क्या सुझाव देंगे और यूलिप के बारे में भी कुछ समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अगर यूलिप की बात करें पहले, टैक्स की बात से पहले, तो यूलिप एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है जहाँ पर आपका जो पैसा होता है, प्रीमियम भरते हैं, उसमें से कुछ चार्जेस कटने के बाद में कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट भी होता है। तो जो इन्वेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड में किया हुआ है, चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं और उसके हिसाब से उस पर रिटर्न्स मिलते हैं। प्लस आपके जो एक्सपेंसेस मैंने बात की उसमें एक एक्सपेंस है मोर्टेलिटी, यानी कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है, जो लाइफ एश्योर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है उस टर्म के दौरान, तो उसमें जो डेथ बेनिफिट है वो भी मिलना है उसके बेनिफिशरी को, तो उसके लिए भी एक चार्ज होता है। तो ये तो रही बात यूलिप की। तो यदि आप इंश्योरेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, हालांकि इससे बेटर ऑप्शन हमेशा हम बात करते हैं टर्म प्लान की, लेकिन इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। अब आते हैं टैक्स पर। तो टैक्स में छूट बिल्कुल अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। लेकिन पहली बात जानना जरूरी है कि आप यदि ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तभी आपको डिडक्शन मिलता है 80C का, न्यू टैक्स रिजिम में ये आपको नहीं मिलेगा। तो पूजा, आपने जो शुरुआत में कहा था कि ऐसे लोग जो कि टैक्स सेविंग के हिसाब से कुछ बाय कर रहे हो, उन्हें सोचना होगा। यदि आपने पहले से यूलिप लिया हुआ है, आप बेशक उसका प्रीमियम भरे और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तो टैक्स में आपको छूट मिलेगी। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं या फिर वैसे भी, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में शायद न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्शन रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो ऐसे में फिर आप टैक्स बचाने के हिसाब से यूलिप ना लें और फिर यदि आपको इंश्योरेंस लेना है तो फिर आप टर्म इंश्योरेंस लें और अपने इंश्योरेंस की ज़रूरत जो है उसको पूरा करें। तो पंकज सर, क्या मान के चले कि आप थोड़े से दूसरे शब्दों में, मतलब सीधे सीधे ना कह के आप ये कह रहे हैं कि यूलिप ना ही ले तो बेहतर है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। मैं तो बिल्कुल यूलिप को कभी ज़्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि इंश्योरेंस की बात आती है तो आपके पास में वैसे भी टर्म इंश्योरेंस जो है वो बेस्ट चॉइस है। और टैक्स बचाने की बात यदि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी, तो 1.5 लाख के लिमिट में तो बहुत सारी बेहतर चॉइस है। आप ELSS में इन्वेस्ट कीजिए और साथ में टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए, वो बेटर है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखिए। और ये डिबेट में आज नई नहीं है, ये बहुत पुरानी डिबेट है कि यूलिप क्यों। हालांकि बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं यूलिप में भी, कई बार शुरुआती दौर में उसके मिस सेलिंग की बातचीत भी होती थी और ये चर्चा हम पंकज सर से ना 1 दशक से ज़्यादा समय से करते रहे, इसलिए मेरा ये सवाल था। अब अगले दर्शकों को जोड़ लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं करण गुप्ता। करण जी नमस्कार, कहाँ से सर आपने फ़ोन किया और बताइए क्या सलाह आपको चाहिए, कैसे मदद करें आपकी हम? नमस्कार सर मैं करण बात कर रहा हूँ कानपुर से जी। सर मेरा सवाल है, जो एक छोटा निवेशक होता है जिसकी सिर्फ मेनली इनकम शेयर मार्केट से है, डिलीवरी इन्वेस्टमेंट या FNO से, तो उसके लिए टैक्स के क्या प्रोविजन रहेंगे और कौन सी ITR फाइल करनी पड़ेगी, मतलब टैक्सेबिलिटी कितने लेवल पे आएगी?
ठीक है, चलिए ये सवाल ना हम हेमंत जी से लेते हैं। हेमंत जी, सीधा सीधा सवाल है कि शेयर बाजार की आय पर कितना, कौन सा, कब, कौन सी कंडीशन में टैक्स लगता है? और ये सवाल सिर्फ करण का नहीं है, करण तो माध्यम भर हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि देश में देखिए इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है, डीमेट धड़ाधड़ खुल रहे हैं और नए नए राज्य उभर के आ रहे हैं। मतलब जो ताज़ा जो आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब लीड कर रहा है पिछले कुछ समय से, वहां से डीमेट अकाउंट होल्डर्स की संख्या। और कल हम एक डेटा भी दिखा रहे थे कि बीएसई पर किस तरह से रजिस्टर्ड निवेशक जो हैं रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो बताइए कि किस तरह से टैक्सेशन होता है जो बाजार से हम कमाई करते हैं? जी, इसमें दो तरह के आपके मुनाफे हो सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। अगर आपका निवेश जो है, इक्विटी में निवेश जो है, आपने शेयर या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, अगर वो 1 साल से ज़्यादा आपने पकड़ रखा है और उसके बाद आप बेचते हैं और उसको बेचने पर आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जो है लॉन्ग टर्म गेन कहलाता है। और आपने उसे 1 साल के अंदर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाता है। और इसमें दोनों तरह के जो गेन्स हैं वो अलग अलग तरह से टैक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गेन्स जो हैं आपको 1 लाख तक टैक्स फ्री हैं। तो अगर मान लीजिए आपने टोटल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपने कमाए हैं 1,10,000 रुपए, तो पहले 1 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर जो एडिशनल जो 10,000 रुपए आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन्स कमाए हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स पे आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है, उसमें आपको 15% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पे सत्यजीत मौजूद हैं। सत्यजीत, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ नमस्ते, मेरा 2 सवाल है। एक मेरी पड़ोस की भाभी का है जिनका म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें से वो 4 लाख निकालना चाहती है, उनका और कोई इनकम नहीं है। तो क्या वो 4 लाख अगर निकाल लेंगी तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? 4 लाख अगर निकालेंगी तो प्रॉफिट? ओके पंकज जी, सीधा से सवाल, डायरेक्ट इक्विटी और साथ ही म्यूचुअल फंड में 4 लाख इन्वेस्टेड है, जब उसको निकाल लेंगे तो क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड और इक्विटी के टैक्सेशन की, तो यहाँ पे समझना होगा कि इक्विटी में तो सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म वहाँ पर 15%, और 1 साल से अधिक है तो आपको लॉन्ग टर्म, जो कि पहले 1 लाख पर टैक्स नहीं लगता है और उसके बाद के अमाउंट पर आपको 10% के रेट से टैक्स चुकाना होता है। जब बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं, वो इक्विटी फंड हो सकते हैं, वो डेट और ओरिएंटेड, या फिर ऐसे फंड्स जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 35% से कम हो, ऐसे हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है हाइब्रिड, जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 65% से कम और 35% से ऊपर हो। तो 3 कैटेगरी हो सकती है और उस हिसाब से टैक्सेशन यहाँ पर लागू होगा। यानी कि जहाँ पर मिनिमम 65% है तो इक्विटी है, यदि आपके पास में ये डेट ओरिएंटेड हैं, गोल्ड हैं, इंटरनेशनल हैं, तो यहाँ पर स्लैब रेट पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। और एक कैटेगरी जो मैंने बोला कि जहाँ पर आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो 65% से कम है बट मिनिमम 35% है, तो यहाँ पर आपकी इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है आपको, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड हो सकता है, 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 3 साल से अधिक लॉन्ग टर्म। लेकिन अब आते हैं इस सवाल पर स्पेसिफिक। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनकम जो है वो 4 लाख की होगी। तो क्योंकि हमारा, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम में बात करें तो यहाँ पर 5 लाख तक की जो इनकम होती है वो आपकी टैक्स फ्री हो सकती है 87A अप्लाई करने के बाद, रिबेट लेने के बाद में। तो ऐसे में, या फिर न्यू टैक्स में बात करें तो 7 लाख तक होता है। तो ऐसे में ये यदि कोई और इनकम नहीं होगी तो ये टैक्स फ्री भी हो सकती है। अदरवाइज जो मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर जो जिस हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन है वो करनी होती है। इक्विटी को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सबके मन में कंफ्यूजन ये है कि ये कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? हेमंत जी, आप सलाह दीजिए। लोग समझना चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, बायबैक पे कैसे लगता है, और इसी के साथ ही साथ एक दर्शक का सवाल आया था कि गिफ्ट प्रॉपर्टी पर भी कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो एक कैपिटल गेन टैक्स का थोड़ा ओवरव्यू हमें दीजिए और इसके अलावा गिफ्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी बताइए।
Ma'am, I would like to refer this question to Pankaj ji. I think he can explain it much better. जी जी, तो पंकज जी आपसे पंकज जी, आपने इतने बारीकी समझाया ना कि देखिए आप पे ट्रस्ट कैसे बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम बात करें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, तो पहली बात यह है कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं या किसी अदर एसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असेट वाइज आपको डिसाइड करना होता है। मैं इक्विटी पे मुझे मालूम है कि यहाँ पर सवाल मेनली इक्विटी का होगा, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें प्रॉपर्टी की, मान लीजिए रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड जो होता है 2 इयर्स तक वो शॉर्ट टर्म होता है। 2 इयर्स यदि पूरे हो गए हैं उसके बाद में आप सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को, तब वो लॉन्ग टर्म होता है और वहाँ पर टैक्स के रूल भी थोड़े अलग हैं। पहले बात करते हैं इक्विटी की, तो यदि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हों, और मैं बता दूं कि ऐसे हाइब्रिड फंड्स भी जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, वहाँ पर एक टैक्सेशन के लिए उसे हम इक्विटी फंड ही कहेंगे। और दूसरी बात, हम बात कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स की, उसके लिए भी हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल तक पूरे 365 डेज तक होल्ड करना होगा। उसके बाद में आप सेल करेंगे तब वो लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। और शॉर्ट टर्म में जो टैक्सेशन है वो 15% है। और एक ध्यान रखिए, जब भी हम बात करते हैं 15%, 10%, उसके ऊपर 4% जो टैक्स का अमाउंट होता है उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। और 10% मैंने बोला, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, 10.40% वो हो जाता है। अब इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि ध्यान रहे कि पहला 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी, वेदर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ये था आज का टैक्स महाकुंभ। उम्मीद है इसमें आपको मदद मिली होगी। टैक्स महाकुंभ में आपने डुबकी लगाई होगी ज्ञान की, तो कुछ आपको उसका फ़ायदा भी हुआ होगा। और अगर कुछ सवाल रह गए हैं आपके तो हम आगे भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, इससे पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इसलिए फिलहाल टैक्स महाकुंभ में हम सभी को दीजिए इजाज़त। आप सभी गेस्ट का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि, अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। चर्चा आगे भी जारी रहेगी और मार्केट पे कवरेज भी आगे जारी रहेगा। नमस्कार।